अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने टॉपिक नंबर 1.5 में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था अनसर्टेनिटी वाला, मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अनसर्टेनिटी के रूल्स पर बात करेंगे या अनसर्टेनिटी के यूजेस पर बात करेंगे कि हम अनसर्टेनिटी को कहाँ कहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट्स। अब अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में हम लोगों ने 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़े होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का। सो जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो न्यूमेरिकल के फार्मूला में इन चारों अरिथमेटिक ऑपरेशन में से कोई ना कोई एक ही इन्वॉल्व हो रहा होता है। इसलिए जो हमारे पास बेसिक केस बनते हैं अनसर्टेनिटी के वो यही दो हैं। अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सेम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल अनसर्टेनिटी के लिए सेम होते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले रूल नंबर 1 में लिखा हुआ है रूल्स फॉर सम एंड डिफरेंस, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। तो आपने सबसे पहली बात याद रखनी है कि इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड अप। अब ये रूल है कि जब भी हमारे क्वेश्चन के अंदर या हमारे न्यूमेरिकल के फॉर्मूला के अंदर प्लस या माइनस का साइन आ रहा होगा तो हम उसको सॉल्व करके अपने फाइनल रिजल्ट के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को एड अप करेंगे। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जी अनसर्टेनिटी के 2 टाइप होती हैं। वो अनसर्टेनिटी जो क्वेश्चन का पार्ट होती है उसे हम हमेशा कहते हैं दैट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया। तो देखिए इसके लिए फिर मैंने आपको एग्जांपल दिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मेजरमेंट है x प्लस माइनस डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब है ये उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, उसकी वैल्यू ये है। और सेकंड मेजरमेंट है y प्लस माइनस डेल्टा y, तो उसकी वैल्यू ये है। आपने इनको सॉल्व करना है। तो आंसर में मैंने सपोज किया कि फॉर एग्जाम्पल इनका आंसर z प्लस माइनस डेल्टा z आता है, तो 24 में 30 को ऐड कर लेंगे, 54.0 हो जाएगा। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड अप, यानी कि आप प्लस कर रहे हैं या आप माइनस कर रहे हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हमेशा एड अप ही होती हैं। तो 0.1 में 0.1 को माइनस करें तो ये 0.2 हो जाएगा। देखिए ये जो मैंने सॉल्व किया हुआ ये तो मैंने एडिशन के लिए सॉल्व किया हुआ है ना। अगर आप इसी को सब्ट्रैक्शन के लिए सॉल्व कर लें तो आप लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z। अब सब्ट्रैक्शन के लिए ये जो मेजर्ड वैल्यू वाला पार्ट है ना, इनको तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस 6.0 आ जाएगा। लेकिन अनसर्टेनिटी के साथ प्लस माइनस 0.2 ही आएगा। ये हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्शन वाला केस। ठीक हो गया। यानी कि जब भी हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अनसर्टेनिटीज को ऐड करना होता है तो भले हम एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ये जो मेजर्ड वैल्यू वाला पार्ट होता है यानी कि x और y, ये जो पहले वाले पार्ट्स होते हैं अगर एडिशन है तो ऐड करेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वाला पार्ट होता है उसको हम हमेशा ऐड अप करते हैं। ठीक है, ये रूल है, इसको आपने इसी तरह से याद रखना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई मेजरमेंट गिवन होती है तो मेजरमेंट के हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ये मेजर्ड वैल्यू वाला पार्ट जो मैंने मेंशन कर दिया, पहले वाले पार्ट को कहते हैं मेजर्ड वैल्यू, मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो जो आपका रिजल्ट था आपने उसको मेजर कर लिया और उसके साथ में उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन होती है। तो आंसर का मेजर्ड वैल्यू वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सबके मेजर्ड वैल्यू वाले पार्ट को एड अप किया जाता है। और आंसर का अनसर्टेनिटीज वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में जितनी भी अनसर्टेनिटीज होती हैं उन सबकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज वाले पार्ट को ही सॉल्व करके आप आगे से अपना सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज थी, एडिशन में भी ऐड कर दी, सब्ट्रैक्शन में भी ऐड कर दी। और मेजर्ड वैल्यू वाला पार्ट ऐड करना था तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना था तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये तो था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 हमारे पास होता है रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसमें आप क्या याद रखेंगे कि जी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फर्स्ट वी कन्वर्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इनटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड देन ऐड देम। यानी कि यहाँ पर हमारे पास रूल क्या है कि अगर आपके न्यूमेरिकल के अंदर मल्टीप्लाई या डिवाइड शामिल हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में और देन जाकर आप उसको एड अप कर लेंगे। तो देखिए रेफरेंस के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है कि v प्लस माइनस डेल्टा v यानी कि वोल्टेज और i प्लस माइनस डेल्टा i यानी कि करंट की ये वैल्यू है। और आपसे कह रहा है इसको इस्तेमाल करके आप r कैलकुलेट करें। r का मतलब है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम सबको पता होता है कि जी ओम्स लॉ होता है v इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से r की वैल्यू लेनी है v बाय i हो जाएगा। अब देखें ये मैंने आपके क्वेश्चन का सबसे पहले सिंपली मेजर्ड वैल्यू वाला पार्ट सॉल्व किया। ठीक है, मैंने आपको बताया ना एवरी वैल्यू हैज 2 पार्ट्स, एक होता है मेजर्ड वैल्यू वाला पार्ट, एक या आप ऑब्जर्व वैल्यू कह सकते हैं, और एक होता है उसके अंदर मौजूद अनसर्टेनिटी वाला पार्ट। तो ये मैंने रेजिस्टेंस के लिए v बाय i किया, v की वैल्यू भी लिखी, i की वैल्यू भी लिखी, सॉल्व किया। ये वो आंसर था जो आपको आपके कैलकुलेटर ने आंसर दिया था। ठीक है, अब आपने इसको राउंड ऑफ किया
7 की बेस पर इसको राउंड ऑफ करें तो ये 2.7 ओहम्स हो जाएगा। राउंड ऑफ क्यों करते हैं कि अनसर्टेनिटी में ये रूल होता है, या अनसर्टेनिटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते करते ये रूल होता है कि आप जब सोल्यूशन कर रहे होते हैं तो आपके सोल्यूशन के अंदर जितने भी लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं ना, उन्हीं की बेस पर आप राउंड ऑफ करते हैं। जैसे देखें 7 और 3 के अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है और 2.73 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसका मतलब है आपके आंसर के अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आने चाहिए थे। मैं अपनी बात को फिर रिपीट करूंगी कि अनसर्टेनिटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए ये रूल होता है हमारे पास कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे क्वेश्चन के अंदर जितनी भी वैल्यूज गिवन है उन तमाम वैल्यूज को आप ऑब्जर्व करते हैं, उनके अंदर जिसमें भी लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं उसकी बेस पर आप अपने आंसर को राउंड ऑफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए 2 वैल्यूज थी। आपने 2.7 और 2.73 को देखा, इसमें लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 2 थे, तो आप राउंड ऑफ करोगे 2.7 ओहम्स तक। ठीक है, ये तो आपने मेजर्ड वैल्यू वाला पार्ट सॉल्व किया। अब अनसर्टेनिटीज के लिए क्या करेंगे, पहले वोल्टेज की अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, करंट की अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। वोल्टेज के लिए देखें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 है, मेजर्ड वैल्यू 7.3 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करें तो आपको कैलकुलेटर ने ये आंसर दिया, आप इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए इस पहली वाली मेजरमेंट में 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसमें फिर हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसका मतलब है आंसर में 1 सिग्निफिकेंट डिजिट आना चाहिए। इस तरह से परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट में कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 0.051 डिवाइड बाय 2.73 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपके कैलकुलेटर ने आंसर दिया। 8 की बेस पे आप राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आ जाएगा 2%। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखें लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, तो देखें यहाँ पर 2 है, इसमें देखें तो 3 है, इसमें देखें तो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब अगर कोई सोच रहा है कि 100 में 1 सिग्निफिकेंट डिजिट क्यों है, तो देखें ये पहला 1 तो सिग्निफिकेंट हो गया, जीरोस एंड पर आ रहे हैं और विदाउट डेसिमल आ रहे हैं, इसका मतलब दे आर कंसीडर्ड एज नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 2% लिख लिया। देन हम इनको एड अप कर लेंगे, 1% प्लस 2% आ जाएगा 3%, और फिर हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फाइनल रिजल्ट है आर यानी कि मेजर्ड वैल्यू वाला पार्ट प्लस माइनस डेल्टा आर यानी कि अनसर्टेनिटी वाला पार्ट, तो 2.7 प्लस माइनस 3% आ जाएगा। ये आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करके लिख लिया। अब देखें मैथ्स का आपने यहाँ पे आपका आंसर हो गया, आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए मैथ्स का आपने एक रूल ये पढ़ा होता है ना कि आपका क्वेश्चन जिस भी फॉर्म में होता है अपने आंसर को उसी फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज हैं वो डेसिमल में है तो आप अपने आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखते हैं। अगर क्वेश्चन जो है वो आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो आप उसको सोल्यूशन करके अपने आंसर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर कौन सी अनसर्टेनिटीज है, ये 0.1 0.051 ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है। आपने अनसर्टेनिटी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए उनको परसेंटेज में कन्वर्ट किया करके आपने अपना आंसर लिख लिया। लेकिन देखिए अब जो आपका आंसर आया है उसको आपको वापस मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। इसका मतलब है इसका जो लास्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइड से रेस करके, इसका जो लास्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि जी converting into absolute value या absolute uncertainty। ठीक है, तो हमारे पास आंसर को हम लिख लेंगे r प्लस माइनस डेल्टा r में 2.7 के साथ प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2.7। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके जो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो आपने अपनी वैल्यू को वापस कन्वर्ट बैक करके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में ले गए। ठीक है, ये तो था रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कि मल्टीप्लिकेशन के डिवीजन में आपको क्या करना पड़ता है, आपको अनसर्टेनिटीज को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर आप उनको आपस में एड अप कर लेते हैं। और फिर तरीकाकार ये होता है कि चूंकि हमारे क्वेश्चन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज गिवन होती हैं तो आप सिंप्लीफाई करके सोल्यूशन करके उसको वापस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा थर्ड रूल होता है जिसे हम कहते हैं कि पावर फैक्टर ये होता है कि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फार्मूला में पावर इन्वॉल्व हो रही होती है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हमने वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा था ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, आपने ये फार्मूला पढ़ा होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखें अगर आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करना है और अनसर्टेनिटी के हिसाब से आपका क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखें आर की पावर क्यूब में आ रही है। इसका मतलब है जो इस किस्म के फार्मूलाज होते हैं
जिनके अंदर कोई पावर इन्वॉल्व हो रही होती है उनके लिए हम एक अलग से केस बनाते हैं। और अलग से केस में जस्ट इतना ही है कि जैसे हमारा ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल होता है ना, ऐसे ही पावर फैक्टर में जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर आ रही होती है उसकी अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करते हुए पावर को जस्ट सिंपली आप साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे जब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं ना इस क्वेश्चन के लिए, तो आपने इस पहले लिखना था 3 और फिर मल्टीप्लाई करके अपना फॉर्मूला लिखना था और फॉर्मूला लिख के आपने इसको सॉल्व कर लेना था। तो अभी हम इसका थर्ड केस सॉल्व करते हैं कि रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जी तो हमारा थर्ड केस है रूल फॉर पावर फैक्टर, और यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा है कि इन दिस केस परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर मल्टीप्लाइड विद पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को में पहले आप कन्वर्ट करते हैं एब्सोल्यूट से परसेंटेज में और फिर पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी रेडियस है, उसकी वैल्यू है r प्लस माइनस डेल्टा r, ये हमें वैल्यूज गिवन है, आपने एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपने एरिया का मेजर्ड वैल्यू वाला पार्ट सबसे पहले सॉल्व किया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि एवरी मेजरमेंट हैज टू पार्ट्स, एक होता है मेजर्ड वैल्यू, एक होता है अनसर्टेनिटी। पहले हम मेजर्ड वैल्यू वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर हम अनसर्टेनिटी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 2.25, इसका आप स्केल ले लेंगे, मैंने सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लिया 15.90। देन आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंगे, बिकॉज फॉर्मूला में एक ही फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज रेडियस। परसेंटेज अनसर्टेनिटी में रेडियस का स्क्वायर है, तो साथ में ये देखिए पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी फॉर्मूला सेम होता है 0.01 यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करें 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके 0.8% आंसर आ जाएगा। आप फाइनल लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा डेल्टा a आएगा, यहाँ पे डेल्टा r में आप फाइनल लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो होगा 15.90 प्लस माइनस 0.8% सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये तो आपने क्या किया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर अपना आंसर लिख लिया, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था कि इसको आप एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करेंगे। तो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट आपको एक स्टेप करना पड़ेगा कि 0.8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 15.90, इस फैक्टर को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अंदर आ जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन की फॉर्म थी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और पावर फैक्टर बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जस्ट फर्क ये है कि पावर फैक्टर में जिस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर इन्वॉल्व हो रही होती है आप वो पावर साथ में मेंशन कर देते हैं, बाकी सारी बात सेम ही रहती है जैसे हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं। नंबर 4 पे है रूल फॉर एवरेज वैल्यूज, यानी कि अगर आपको बहुत सारी वैल्यूज गिवन है आपने उनकी एवरेज लेनी है, तो एवरेज के केस में हम क्या करते हैं किसी, यहाँ पर मैंने लिखा है हियर 3 स्टेप्स आर फॉलोड, यानी कि एवरेज वैल्यूज लेने के लिए हमें 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स? नंबर 1 पे हम एवरेज ले लेते हैं, एवरेज का मतलब है जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे देखिए मैंने स्टेप 1 किया है, फॉर एग्जांपल R1 R2 R3 की वैल्यूज है, सबसे पहला स्टेप है आपने एवरेज लेना है, तो देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय 3 करके मैंने इसका आंसर लिख लिया, ठीक है। नंबर 2 स्टेप होता है फाइंड डेविएशन फ्रॉम एवरेज, एवरेज से आपने डेविएशन लेनी है, यानी कि डेल्टा R1 क्या हो जाएगा जो आपने एवरेज ली है माइनस R1, डेल्टा R2 क्या हो जाएगा जो आपने एवरेज ली थी माइनस R2, डेल्टा R3 क्या हो जाएगा जो आपने एवरेज ली थी उसमें से माइनस R3 कर ले। 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया। डेल्टा R1 के लिए जो आपने एवरेज ली थी वो थी 1.51, ये देखिए लिखा हुआ है माइनस R1 की वैल्यू 1.50, यहाँ पे R की वैल्यू 1.51 रहेगी, R2 की वैल्यू है 1.51। इसी तरह से डेल्टा R3 के लिए एवरेज की वैल्यू सेम है 1.51 और R3 की वैल्यू है 1.52, आपस में सेपरेट करके 0.01 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 3 स्टेप है टेक मीन डेविएशन, आप मीन डेविएशन लेंगे और इट इज अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू, जो 3rd स्टेप में आप मीन डेविएशन लेते हैं यही आपकी एवरेज वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि डेल्टा R1 डेल्टा R2 डेल्टा R3 डिवाइड बाय 3 कर लेंगे, सारी वैल्यूज लिखी, सॉल्व किया, 0.0067 आ रहा था। रूल्स के अकॉर्डिंग हम एक सिग्निफिकेंट डिजिट, बिकॉज इसमें भी एक है इसमें भी एक है, इसमें तो कोई है ही नहीं, एक सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करें, 7 की बेस पे 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 0.007% तक आप इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। ये था हमारा रूल्स इन एवरेज वैल्यू, या जब भी आपको एवरेज वैल्यूज का कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो आप उसमें अनसर्टेनिटी इस तरीके से फॉलो कर कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा 5 रूल है वो है टाइम पीरियड के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके लिए हम अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है रूल्स फॉर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, तो जो भी हमारे टाइम पीरियड कैलकुलेट करने वाले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें टाइम पीरियड का मेजर्ड वैल्यू वाला पार्ट कैलकुलेट करने के लिए
हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। और अगर आपने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी होती है तो लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ आप इसकी अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल दी है कि टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन इज 35.2 सेकंड एंड लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 0.1 सेकंड। तो पहले आपने टाइम पीरियड का मिलियड वैल्यू वाला पार्ट लेना है। फॉर्मूला मेंशन है कि टाइम जो है वो 35.2 है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 20 है, डिवाइड करके अपना आंसर आप लिख लेंगे। और इस तरह अनसर्टेनिटी के लिए हमारे पास लीस्ट काउंट बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होता है, तो लीस्ट काउंट 0.1 था, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है वो 20 थी, आपने सॉल्व करके लिख लिया। इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने 5 डिफरेंट रूल पढ़े हैं। उसमें 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो प्लस माइनस के रूल डिफरेंट थे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल डिफरेंट थे। थर्ड हमने पढ़ा था पावर फैक्टर, यानी कि अगर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर इन्वॉल्व हो रही है तो उसका रूल डिफरेंट था। अगर आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, आपने उसकी एवरेज लेनी है, तो इस केस में रूल डिफरेंट थे। अगर आपका कोई भी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है, यानी कि आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं या इस किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए रूल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं असाइनमेंट के तौर पर, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। जो हमने अनसर्टेनिटी के केसेस पढ़े हैं उन्हीं केसेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन या क्यूरी देन लेट मी नो। इन क्वेश्चंस में से आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़कर आपने देखना है कि इसमें अनसर्टेनिटी का कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप 1 बाय 1 इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 4 क्वेश्चंस हैं, हर एक के अंदर हमारे पास डिफरेंट केस लग रहा होगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले चैप्टर की असाइनमेंट सॉल्व करेंगे और देन हम एक्सरसाइज पर बात करेंगे।